नमस्ते, मेरा नाम आशीष है और मैं इसमें वाराणसी में हूँ। वाराणसी और नेपाल का बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है। नेपाल से बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक आते हैं और वैसे भी नेपाली कपड़ा, नेपाली मोहल्ला तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ नेपाल से बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, हाल चाल जानते हैं। लेकिन अभी नेपाल में स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हो गई हैं। वहाँ संसद को आग लगा दी गई है। पूरे देश में जो है वो भयावह स्थिति है। लेकिन नेपाल का क्या असर बनारस में हुआ है, इसके मैं बताने के लिए आज मैं हूँ। ये जो जगदम्बा भवन है ये है बनारस में और श्री विद्या प्रचारिणी नेपाली समिति का यह है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और पितृपक्ष का जो महीना होता है उस महीने में यहाँ कई सारे कर्मकांड होते हैं। अभी यहाँ के मैनेजर जब हम इनसे बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि यहाँ जो है वो गुलजार रहता था। पितृपक्ष में बहुत सारे लोग यहाँ आते थे, कर्मकांड कराते थे, अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म करवाते थे। लेकिन नेपाल में भयावह जो स्थिति बनी हुई है, जो तथ्य है, उसका क्या असर है, इसे हम आपको बताएंगे। और जो यहाँ का जो भवन है उसमें चल करके एक बार हम देखेंगे कि यहाँ क्या स्थिति है। तो ये नेपाली जो भवन है, जो धर्मशाला है, मैं उसके अंदर के हिस्से में आ गया हूँ। ये उसका आंगन है, ये मंदिर है और यहीं से एंट्री का गेट है जहाँ से मैं आया हूँ। ये आप ऊपर अगर देख पाए, मैं कहूँगा कि ऊपर जरा आप देख पाए तो ये 5 मंजिला पूरा भवन है और सालों से ये बना हुआ है। यहाँ हमेशा पर्यटक जो है वो आते रहते हैं। लेकिन अभी देखिए तो पूरा इस 5 मंजिला में ऊपर के जो फ्लोर हैं वो तो खैर पर्यटकों के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ के 2 फ्लोर माने 18 से 20 कमरे वो पर्यटकों के लिए दिए जाते हैं। पितृपक्ष में हर साल ये कमरे बिल्कुल फुल होते हैं। यहाँ पे जो नेपाली परिवार हैं वो आते हैं, अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है, यहाँ एक भी कमरा नहीं है। आप सोच सकते हैं कि वैन लग जाने के बाद, बॉर्डर सील हो जाने के बाद और वहाँ की स्थितियाँ बदल जाने के बाद बनारस किस तरह से आज प्रभावित है और नेपाल के लोगों के लिए बनारस की आंखें जो हैं वो सुनी है। कोई ऊपर है क्या? कोई ऊपर है? जी, हम बनारस से आ रहे हैं सर। क्या स्थिति है यहाँ? अच्छा, पर्यटक नहीं है क्या? बनारस जो नेपाल में स्थितियां बिगड़ी हैं उसकी वजह से ये सब हुआ है। कितना याद कर रहे हैं नेपाल के लोगों को? नेपाल के लोगों को कितना याद कर रहे हैं इस बार? भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं नेपाल के बारे में? भगवान से नेपाल के बारे में क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तो यहाँ के जो मैनेजर हैं, यहाँ के जो मैनेजर हैं वो कह रहे हैं मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से नेपाल की स्थितियाँ सुधर जाएं और यहाँ जो है फिर से काशी में नेपाल गुलजार हो जाए। मैं कुछ और परिवारों से बात करूँगा जो यहाँ रहते हैं और उनसे जानूंगा कि नेपाल को लेकर उनके मन में क्या टीस है, क्या दर्द है। आइए मेरे साथ। तो इस समय मैं बनारस के मंगला गौरी मंदिर पर हूँ। मंगला गौरी मंदिर के बगल में एक पुराना जो नेपाली धर्मशाला है वो यहाँ है। थोड़ी ही दूर पर नेपाली खपड़ा है जो कि नेपाल के लोगों के बारे में विख्यात था, नेपालियों के बारे में विख्यात था। आज मैं जो मंगला गौरी मंदिर है, यहाँ के जो कई सारे पंडित पुजारी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। पीछे कई सारे युवा खड़े हुए हैं और मैं उनसे जानूंगा, यहाँ के संत पुरोहितों से जानूंगा जो नेपाल के लोग हैं और यहाँ पूजा करते हैं, नेपाल के तीर्थयात्रियों को यहाँ लाते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनके पूर्वजों के कर्मकांड कराते हैं। आज मैं उनसे बातचीत करूंगा और जानूंगा नेपाल के हालात पर उनके क्या कहने हैं। क्या नाम है आपका? मेरा देवनारायण चौंगला है, आचार्य विषय प्रमुख है। और जो नेपाल है, नेपाल हिंदू अधिराज्य है। वहाँ के लोग आस्थावान हैं और वहाँ के तीर्थयात्री यहाँ की पवित्र दर्शन करने के लिए। आप नेपाल में जो अभी हालात हैं उसे किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या सोचते हैं नेपाल के विषय में, कैसे ये सब हो गया? अभी जो हालात जो हुआ है, इस हालत को तो मान लीजिए नेपाल में बहुत नुकसान हुआ है। जो लोग मरे हैं उनके लिए श्रद्धांजलि है। और दूसरी बात यह है कि नेपाल में परिवर्तन बहुत जरूरी था, पूरा समूल व्यवस्था परिवर्तन। जो हालत अभी जो बिगड़े हैं, कि केपी सरकार की नादानी, अकर्मण्यता, तानशाही, फाशिस्ट, किसी का न सुनना, अपने मन का सब देश के ऊपर ला देना और नेपाल के किसान, गरीब, तमाम लोगों के लिए तमाम प्रकार की कर डालना और नेपाल एक छोटे से 3 करोड़ वाला नेपाल को 7 राज्य बना करके 7 मुख्यमंत्री, विधानसभा, वहाँ का मंत्री परिषद, राज्यों का खर्च, और इससे नेपाल की जनता त्रस्त है।
नेपाल का युवक जो है बहुत पढ़ने लिखने के बाद आज का जो टैलेंटेड है, जो नेपाल का युवक है, वो अपना घर जगह मकान बेच करके जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जा रहा है, और कहीं अगर न मिली तो सऊदी जा रहा है। उसमें मजबूर होकर के रोजगार के लिए बहुत पढ़ने लिखने के बाद विदेश जाना पड़ रहा है। लेकिन वहाँ जो हिंसा का रास्ता अपनाया गया है, उस पे क्या आप सोचते हैं कि हिंसा करना उचित था? हिंसा कतई उचित नहीं है। हिंसा से, क्योंकि जो नेपाल का एक ऐतिहासिक धरोहर था, सिंह धरोहर, जो आज से करीब 118 वर्ष पहले निर्माण हुआ था। ये नेपाल के राजाओं ने बनाया था। उसमें नेपाल सरकार के कम से कम 18-20 मंत्रालय चलते थे। एक ऐतिहासिक धरोहर था, जला, इसके लिए बहुत कष्ट हुआ और तमाम भवनों को जला दिया गया। भवनों को नहीं जलाना चाहिए था, लेकिन युवक है होश खो गए जब अपने साथ में जो आया हुआ जो साथी है मारा गया। आप कितना याद कर रहे हैं? आप बनारस में इस समय हैं, नेपाल से आप बता रहे हैं कि 1984 में आप आए। आज अपने वतन को, अपने देश को किस तरीके से याद कर रहे हैं? क्या वहाँ के परिवार के लोगों से आपकी कोई बातचीत 2 दिन पहले हो रही थी? आंदोलन के समय कोई बातचीत हुई? किस तरीके के हालात आपके वहाँ के लोग बता रहे थे? इन सब पे आपका क्या कहना है? नेपाल में ये कि तमाम सोशल मीडिया बैन के बाद भी नेपाल में एक ही टैलेंटेड है जिन्होंने नेट खोज लिया है। आपने कहीं विदेशी नंबर से जुड़ा करके सूचना आदान प्रदान हो रहा है, और नेपाल के हमारे परिवार का भी इस आंदोलन में समर्थन है। हम लोगों का भी समर्थन है। हम लोग ज्यादातर बनारस में जो रहने वाले नेपाली हैं, पूर्ण समर्थन है इस आंदोलन को जी, क्योंकि आप में परिवर्तन चाहिए, एक युवक चाहिए। ये जो 3 शेरबहादुर देउबा, ओली और ये जो प्रचंड, ये तीनों मिलकर के इन्होंने अपने परिवार के लिए किया, देश के लिए कुछ भी नहीं किया। ये एक देश के लिए घात, एक राष्ट्रघाती तत्व थे। ये विदेशी दलालों के समान, मतलब विदेशी दलालों के समान थे मतलब हकीकत ये सब विदेशी दलाल थे। इन लोगों ने राष्ट्र के लिए काम नहीं किया, और जो आने वाला जो नया पीढ़ी है वो देश के लिए करना चाहती है। जो नेपाल में टैलेंटेड है, बहुत जबरदस्त टैलेंटेड है, इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। नेपाल में तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं, तमाम पहाड़, तराई, हिमालय मिलाकर के नेपाल खनिज और वन, जंगल, जल हर प्रकार से संपन्न होने के बावजूद भी नेपाल गरीब राष्ट्र माना जाता है। अब क्योंकि नेपाल से लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, पितृपक्ष में बहुत बड़ी संख्या वहाँ से यहाँ आती थी। लोगों के कारोबार, लोगों के धर्म, तमाम चीजें जो है वो प्रफुल्लित होती थी। आज नेपाल के लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें कष्ट ये है कि हम लोगों को भी इसमें आमदनी घटा है, क्योंकि उन लोगों से हम लोगों की आमदनी होता था, जैसे में आते थे, पूजा पाठ कराते थे, प्रधानमंत्री आते थे, तो हम लोगों का भी जीविका से जुड़ा है। दूसरी बात, जो आस्थावान है वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, उनको दूसरी प्रकार की कष्ट है। लेकिन हालत बहुत जल्दी सामान्य हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता दिन 10 दिन लगेगा, हालत बहुत जल्दी सामान्य हो गई। 2 दिन में संपूर्ण आंदोलन निष्कर्ष में पहुँच गया। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, मैं चाहूँगा कि मैं अभी उनसे भी बात करूँ और नेपाल के बारे में आपको बताऊँ कि वो क्या सोचते हैं। जो कल तक जो हमारा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे का बलिदान भया रहा, उस समय तक हम आर्मी को दोष दे रहे थे, लेकिन आर्मी को सलोट है। नेपाल की आर्मी है तो सच्चा देशभक्त आर्मी है, और देशभक्त सच्चा आर्मी होने के लिए देश कायदे से चलाए, युवा को कायदे से आगे ले आए। युवा का जो मानना है, युवा का जो कहना है, आर्मी भी उसको स्वीकार करे, पुलिस को उसी तरह रखे, प्रशासन उसी तरह हो, न्यायालय उसी तरह हो। गरीब गुरुआ को न्याय नहीं मिलता रहा। जो निर्दोष व्यक्ति को ले जाके जेल में जाके कोसना है, राजनीति करने के लिए निर्दोष व्यक्ति को ले जाके जेल में कोसना है, और दोषी को फ्री छोड़ना है। किसी को करोड़ों रुपया लेके भी नहीं छोड़ा, किसी को 10,000 रुपये धड़ोटी में 1 घंटा में छोड़ा, चोरी करा, देश जनता बेचुआ, मानव तस्कर को छोड़ा। ये सरकार गद्दार सरकार है, इसको सजा तो हो ही गया, और जो बचा उसको कायदे से सजा होना चाहिए आने वाले सरकार। नहीं तो आने वाले सरकार कायदे से काम नहीं करेगा, फिर युवा जाग जाएगा। इस सरकार का भी कोई रफ नहीं है, सरकार कायदे से काम करे। तो अभी हमारे साथ जो है एक और संत नारायण गुरु जी आगे आ जाइए थोड़ी सी। क्या कहना? इस मंगला गुरु के महंत जी। तो ये क्या नेपाल को लेकर के क्या कहना है आपका? नेपाल से जो कार्य हुआ है, आप बताए कि कोई मोटरसाइकिल पर भी नहीं चल रहा है, तो कोई हवाई जहाज पर चल रहा है, किसी को साइकिल नहीं। जी। तो परिस्थिति कहाँ से गड़बड़ है? असमानता जो है वो बड़ी थी। तो ये देश के नेताओं को ना सोचना चाहिए था। जी। अभी हमने तो देखा नहीं है, लेकिन सुना। जी। कितने रकम निकले, कितना भया,
ऐसा क्यों? जनता ऐसा क्यों करेगी? जी जी, जनता को बहुत मुश्किल हालात में ऐसे कदम उठाना। हमने कहा ना कि आप हवाई जहाज पर चले, हमें साइकिल नहीं। जी जी, यदि हमको साइकिल नहीं मिला होता, रिक्शा देने पे 100 रुपया दे के जाएंगे तब ना हम बन जाएंगे। बिल्कुल। ये विषय है गंभीर विषय। तो ये बहुत सारे यहाँ जो संत समाज के लोग थे वो निश्चित तौर पर वहाँ जो हुआ है और वहाँ की जो पुरानी सरकारें हैं उससे नाराज थे और इनका मानना है कि नेपाल के हालात आने वाले समय में जरूर बदलेंगे। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।